हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हेलो एल्केन के बारे में बेसिक्स समझा था कि आखिर हेलो एल्केन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। जहाँ पे हम लोगों ने ये बात की थी कि भैया जो हेलो एल्केन होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं ये तो मैंने आपको समझा दिया था, है ना। यानी हेलो एल्केन क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। भैया ये फैमिली है दो लोगों की, एक है एल्केन की और दूसरी है हैलोजन की। तो हैलोजन और एल्केन की फैमिली को ही हम लोग हेलो एल्केन बोल रहे हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि ये जो फैमिली है लगभग 4 प्रकार से हमको नजर आएगी। ये यानी हेलो एल्केन हमको 4 प्रकार से। सबसे पहले हमको मिल सकता है क्या, मिलेगा ही मिलेगा, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा डाई हेलो एल्केन, तीसरा ट्राई हेलो एल्केन और चौथा टेट्रा हेलो एल्केन। अब क्या मतलब है, मतलब ये है सर, मोनो का मतलब जहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि मोनो का मतलब एक, मतलब एल्केन किससे मिलकर बना होता है, मेनली सर कार्बन और हाइड्रोजन से। मेनली मतलब यही प्रमुख रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होता है। और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। तो होता क्या है कि एक्चुअल में कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन बैठा है, यानी कार्बन को जितने की जरूरत है अपने आप को कंप्लीशन के लिए उतने के लिए हाइड्रोजन है। लेकिन अगर उन पूरे हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा के मैं एक हाइड्रोजन को लगा दूंगा तब जो एल्केन बनेगा वो मेरा मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर मैं क्या करता हूं कि जितने हाइड्रोजन थे जो क्या कर रहे थे, कार्बन को कंप्लीट कर रहे थे, उनमें से 2 हाइड्रोजन को मैं हटा दूं और 2 हाइड्रोजन को हटा के मैं किसको ऐड कर दूं, 2 हैलोजन को। ध्यान से समझेंगे, 2 हैलोजन को मैं ऐड कर दे रहा हूं 2 हाइड्रोजन को हटा के, तब मेरा डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्या कर रहे हैं, एल्केन के 3 हाइड्रोजन हटा के उसमें उन तीनों के जगह पे हम लोग हैलोजन को ऐड कर दे रहे हैं तो ट्राई हेलो एल्केन। और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस पूरे एल्केन की सीरीज में से क्या कर रहे हैं, जो 4 हाइड्रोजन है चारों को हटा के फिर हम क्या कर दे रहे हैं, हम लोग वहाँ पे हैलोजन ऐड कर दे रहे हैं। दैट मीन्स 4 हैलोजन ऐड कर देंगे तब वो हमारा क्या कहलाएगा, टेट्रा हैलोजन कहलाएगा, यानी टेट्रा हेलो एल्केन कहलाएगा। सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया और आप समझ भी जा रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। तो भी फिलहाल के लिए मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई कि भैया हेलो एल्केन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने बात किया था मोनो हेलो एल्केन की, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस देखे थे। रिएक्शन मतलब एक तरीका देखा था कि कैसे आखिर हेलो एल्केन बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक एल्केन है C2H6 और इसके साथ मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, क्लोरीन को। तो अब क्लोरीन हमेशा 2 के फॉर्म में आपको नजर आएगा, यानी हमेशा Cl2 नजर आएगा। तो कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया था कि आखिर Cl2 क्यों, मतलब ये क्लोरीन अकेले क्यों नहीं आ रहा है, 2 के साथ क्यों आ रहा है। तो इसका बेसिक समझ आपके पास है, और वो समझ क्या है आपके पास, आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि भाई देखो ये एक्चुअल में क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जब एक एटम की मैं बात करूं तो एटम मतलब परमाणु। अगर मैं क्लोरीन को क्या मानता हूं, परमाणु मानना क्या है सर, वो है ही। तो एक परमाणु कभी भी अकेले नहीं रह सकता। ये परमाणु के पास क्या है, एक डिसएडवांटेज है कि परमाणु यानी जो एटम है वो कभी भी अकेले नहीं आएगा, हमेशा उसको क्या होना पड़ेगा, हमेशा उसको किसी न किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में आना पड़ेगा या किसी न किसी के साथ जुड़ के ही आना पड़ेगा। सर अकेले क्यों नहीं आ सकता, तो इसका सीधा कारण क्या है, इसका सीधा कारण है भैया स्टेबिलिटी, अस्थाई। देखिए हम जिस परमाणु की बात करते हैं या जिस भी पदार्थ को देखते हैं तो किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी हम अकेला एक परमाणु नहीं देख सकते, ठीक है ना, क्योंकि परमाणु क्या होता है, अपने आप में अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई। सर ये जो बातें बोल रहे हैं समझ नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो 18वें ग्रुप के अंदर आपको मिलेंगे कौन, आपको मिलेंगे 18वें ग्रुप के अंदर नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, जिनके अंदर आप देख रहे होंगे हीलियम को, नियान को, आर्गन को, क्रिप्टान को, जेनान को, रेडान को, ठीक है। ये लोग क्या हैं, तो ये 18वें ग्रुप के एलिमेंट हैं। और ये एलिमेंट एक्चुअल में क्या है, इनको माना जाता है कि निष्क्रिय है, दैट मीन्स इनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। सीधी भाषा में मैं बोलूं तो ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल मतलब इनकी एनर्जी क्या है, मिनिमम है। देखिए एक
एटम को हम तभी मिनिमम मानते हैं, सॉरी स्टेबल मानते हैं, जब उसके अंदर की जो एनर्जी है वो क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम हो। ठीक है, जो परमाणु होता है, एक अकेला परमाणु होता है, उसके अंदर की समस्या ये है कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, और एनर्जी ज़्यादा होती है तो इसलिए वो क्या करते रहता है, चहल पहल करते रहता है, इसलिए वो अस्थायी नहीं है। उसको अस्थायी होने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, और अगर वो मिनिमाइज नहीं करेगा तब वो आपको दिखाई भी नहीं देगा, है ना, वो आपको दिखाई नहीं देगा। उसके पास हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी होने के कारण मजबूरन इस परमाणु को ये चहल पहल करेगा और किसी दूसरे से जाके कनेक्ट होगा, यानी ध्यान से समझिएगा, इसको कनेक्ट होना ही पड़ेगा, ये अकेले रह ही नहीं सकता, इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये क्या करेगा, किसी से कनेक्ट होगा, और जब कनेक्ट होगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज होगी, यानी बिना कनेक्शन के आपको परमाणु नजर ही नहीं आएगा। इतना खतरनाक एनर्जी होती है इसके पास कि भैया ये क्या कर रहा होगा, कोई भी परमाणु इन 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने हैं 111 टोटल 118 है, उन 118 में से 111 परमाणु क्या होते हैं, हाईली एनर्जी के साथ होते हैं, तो उनको अपने आप को मजबूरी है कि क्या करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। और स्टेबल करने का मतलब सिंपल बेसिस है किसी के साथ जुड़ना, क्योंकि अगर किसी के साथ जुड़ेंगे तभी जाके वो अपनी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इसके पहले भी समझा हुआ है। देखिए एक एक स्लाइड में मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको आप लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक चार्ट पढ़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे ऐसे देखेंगे, एक ग्राफ आपने देखा होगा, तो उस ग्राफ के अंदर आप देखिएगा, जैसे ये इस वाले पे मैं लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ, और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दो एटम को लेता हूँ, ये दो एटम हैं, अलग अलग दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है, तो इन दोनों एटम के बीच में देखा गया कि जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है, वो एनर्जी क्या है, ज़्यादा, मतलब यहाँ पे है, ठीक है। अब ये दोनों ध्यान देंगे, ये देखिए ये दूरी पे है, मतलब इस पॉइंट पे मतलब आर मतलब दूरी है, दूरी मतलब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 0 लूँ तो 1 2 3 4 5, यानी 5 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके बीच में जो एनर्जी है वो कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पास आ रहे हैं। तो पास होने से ये देखा जा रहा है कि इनकी एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब कम होते गई, ठीक है। और देखिए जितना पास आ रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कहाँ पे आ चुके हैं, पास आ चुके हैं, एकदम पास आ गए। अब यहाँ पे एकदम एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। अब अगर मैं थोड़ा सा और पास लेके आ रहा हूँ, यानी इसके भी पास लेके आ रहा हूँ, तो ये भी देखा गया कि अब और पास लेके आऊंगा तो एनर्जी फिर क्या होने लगी, बढ़ने लगी। समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिला सर, ये देखने के लिए मिला कि जब मैं दो एटम जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है, जब मैं दोनों को पास लेके आ रहा हूँ, जो समझना है वो समझिए, तो उनकी एनर्जी क्या होने लग रही है, कम होने लग रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे आने के बाद इनकी एनर्जी एकदम क्या हो गई, कम, यानी ये इतने पास आ चुके हैं कि अब यहाँ पे इनकी एनर्जी एकदम क्या हो चुकी है, कम। लेकिन अगर मैंने प्रयास करके और पास लाया तो फिर क्या होने लगेगी, इनकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो वो पॉइंट जहां पे एनर्जी इनकी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, वही पॉइंट इनका क्या है, स्टेबिलिटी पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे क्या है, स्टेबल है एटम, है ना। ये प्रैक्टिकली बताया गया। इसका मतलब दो एटम जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है वो तभी अपने एनर्जी को मिनिमम कर पाएंगे जब ये दोनों क्या होंगे, पास आएंगे। अगर ये पास नहीं आएंगे तो एनर्जी मिनिमाइज नहीं होगी। इसका मतलब एक एटम को अपनी एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए दूसरे एटम के साथ जुड़ना पड़ेगा, और ये क्या होता है, अपने आप हो रहा होता है। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि एक एटम जो है वो बेचारा ऐसे ही घूम रहा होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सन्न सन्न हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सन्न सन्न। मैंने क्या बोला, सन्न सन्न, क्योंकि एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये एटम रुकेगा थोड़ी ना, ये एटम अकेले नहीं दिखाई देगा, हमेशा इतना जल्दी होगा इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी कि दन से जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के साथ ही, अब ये एक एटम ए है, एक एटम बी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट होके ही आपको नजर आएंगे। यानी कभी भी एटम आपको अकेले नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का यूज क्या करेगा, वो किसी दूसरे से जाके जुड़ने में, यानी हमेशा वो जुड़ जाएगा तब अपनी एनर्जी मिनिमाइज करेगा, और जुड़ने के बाद ही आपको दिखाई देगा, कभी भी आपको अकेले नहीं दिखाई देगा। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो अगर हम क्लोरीन की भी बात करें तो क्लोरीन भी तो वही है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आप इसको देख रहे होंगे, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इन सब में आप हमेशा I2, Cl2, F2, Br2 ऐसे और भी एलिमेंट देख रहे होंगे, जैसे O2 हो गया, फिर ऐसे ही आपको H2 नज़र आएगा हर जगह, फिर ऐसे ही आपको N2 नज़र आएगा, ठीक है।
तो ये आप जो देख पा रहे हो कि इनके बगल में 2 लगा है। ये 2 क्यों लगा है? एक्चुअल में ये आयोडीन है, तो आयोडीन का जो एटम है वो भी क्या है? अनस्टेबल है। मैंने क्या बताया है, आप बस याद रखिए कि नियान हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया, इन लोगों के अलावा कोई स्टेबल नहीं है। यानी ये लोग जिस फॉर्मेट में है, ये नियान को हम केवल नियान लिखेंगे, हीलियम को हम लोग क्या लिखेंगे? हीलियम ही लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन करते ही नहीं है, इनको जुड़ने की जरूरत नहीं है। यानी ये एक ऐसे आइटम है जो आपको अकेले भी दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन आयोडीन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोडीन का होता कितना है? चलिए आयोडीन छोड़िए, हम अपने फेवरेट एलिमेंट को पकड़ते हैं, और वो फेवरेट का कौन है हमारा? क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन। हाइड्रोजन में सबसे फेवरेट क्लोरीन है। क्लोरीन का आप एटॉमिक नंबर क्या है जानते हो? 17 होता है। केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया आपके पास होगा। अब ये किसकी तरह बनना चाहेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी एलिमेंट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, वो सब किसकी तरह बनना चाहते हैं? पूरा खेल इसी पे चल रहा होता है। वो सब चाहते हैं कि मैं हीलियम की तरह बन जाऊं, नियान की तरह बन जाऊं, आर्गन की तरह बन जाऊं, क्रिप्टान की तरह या रेडान की तरह, ठीक है। हीलियम का देखोगे तो कितना होता है? 2, नियान का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टान का 36 और रेडान का कितना होता है? 54। अब क्लोरीन का 17 है, ये किसकी तरह बनना चाहेगा? तो ये बनना चाहेगा आर्गन की तरह। क्यों? क्योंकि अगर ये आर्गन की तरह बन जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करेगा? ये अगर आर्गन की तरह बन गया तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर इनमें से नहीं है तो स्टेबल होने के लिए इनको फॉलो करेगा, यानी इनकी तरह अगर बन जाएगा तो स्टेबल होगा। पहला फंडा ये है। दूसरा फंडा ये है कि अगर वो पास आ गया तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं किसी भी पोर्शन को स्टेबल होने के लिए, यानी कोई भी एटम स्टेबल कैसे होगा? या तो ये इनकी तरह बन जाए, और अगर इनकी तरफ बनना चाहता है तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे एटम के नजदीक जाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी तरफ बनने के लिए पूरा खेला हो रहा होता है ताकि वो इनकी तरफ बन जाए। अब यहाँ पे 17 है, अब ये 17 है तो ये किसकी तरह बनना चाहेगा? आर्गन यानी 18 की तरह। इसके लिए इसको क्या चाहिए? देखिए 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो ये क्या चाहेगा? कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब सपोज कर लो इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला नजर नहीं आ रहा है, अभी क्लोरीन क्या एक एटम है। अब इसको क्या बनाना है? 18, यानी ये चाहता है कि हमारे पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम आर्गन भैया की तरह बन जाए। तो ये क्लोरीन उस कंडीशन में दूसरे क्लोरीन को बुलाएगा, ठीक है। ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को बुलाएगा ताकि ये क्या कर पाए? स्टेबल हो पाए। देखिए होता क्या है कि गैसेस के कंडीशन में, गैसेस देखिए जितनी भी चीज़ें आपको नजर आ रही है ना, लगभग यहाँ पे गैसेस हैं। तो जो गैस होते हैं नॉन मेटल में, सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल के अंदर, मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन मेटल के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो एक्चुअल में क्या कर लेते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या अगर उनका प्योर फॉर्म देखेंगे तो अपने साथ ही क्या होते हैं? जुड़ के आते हैं। तो देखिए Cl यानी क्लोरीन इस क्लोरीन को बुलाएगा और इस क्लोरीन के साथ ही क्या कर लेगा? रिएक्शन यानी बॉन्डिंग कर लेगा और 18 कंप्लीट कर लेगा। कैसे? तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। देखिए मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना है? 17। तो एटॉमिक क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो सबसे पहले कितना होगा? 2, फिर 8, फिर कितना होगा? 7 हो गया। तो बाय कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको ध्यान देना पड़ता है। ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, तीसरा कोष है। सबसे बाय कोष कौन है? तीसरा, है ना। तो तीसरे कोष के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम ले जाके स्टेबल होते हैं, इन्हीं की सहायता से हम क्या होंगे? स्टेबल। इन लोगों से हमारा लेना देना नहीं है। स्टेबल किसके सहायता से होंगे? इनसे। क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 है, अगर यहाँ पे 8 हो जाता तो काम बन जाता। 8 यहाँ पे होगा तो ये भी 18 हो जाएगा और ये आर्गन की तरह बन जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो अभी दूसरे क्लोरीन को बुलाएगा। अब देखिए ये पहला वाला जो क्लोरीन है सबसे पहले अपने ऊपर क्या रख लेगा? 7 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लाद लेगा, ठीक है। लाद लिया 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या हो गया? 7। अब ये दूसरे क्लोरीन को बुलाएगा। जब इसको कोई नहीं मिल रहा तो किसको बुलाएगा? दूसरे क्लोरीन को। देखो यहाँ पे ये खुद के साथ रिएक्शन क्यों कर रहा है? देखो इसका पहला तरीका ये है कि देखो हमको क्लोरीन चाहिए। क्लोरीन मतलब हम ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी दूसरा कण हो, तो हम क्लोरीन चाहते हैं। तो इसलिए क्लोरीन किसके साथ आएगा? क्लोरीन के साथ, अकेले नहीं आएगा। मैं हमेशा बता दे रहा हूँ, एटम कभी भी अकेले नहीं आएगा। एटम हमेशा दूसरे एटम से क्या करेगा? रिएक्ट करके आएगा। क्यों? ताकि वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि एक अकेला एटम स्टेबल होता ही नहीं है जब तक कि वो दूसरे के साथ ना जुड़े। तब यहाँ पे फिर ये वाला क्लोरीन आएगा, ये भी क्या करेगा? अपने ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, है ना भाई। सेम प्रॉपर्टी है, 2 3 5 6 और 7। अब ये क्या करेंगे सब? तो ये क्या करेंगे? ये कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम अपना रखो और मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखता हूँ। तो दोनों अपने आप में 1 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। और शेयरिंग करने के बाद देखिए
ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक ले लिया और वैसे ये भी एक इलेक्ट्रॉन इनका वाला ले लिया। तो अब ध्यान से गिनिए, इसमें देखिए कितने हो गए। देखिए अब ये क्या शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट आप सभी लोग जानते हैं। तो शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर हम शेयर करते हैं किन्हीं इलेक्ट्रॉनों को तो वो इलेक्ट्रॉन पहले एटम का भी माना जाता है और दूसरे एटम, यानी दोनों एटम के अंदर गिना जाता है। तब ये इलेक्ट्रॉन जो इस क्लोरीन का था अब वो इसके में भी गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास हो गया 8, यानी अभी कितना बन गया, ये वाला क्लोरीन भी 18 बन गया और ये वाला क्लोरीन है तो इसको देखिए अब ये वाला ये भी मतलब इस क्लोरीन का को भी इसका इलेक्ट्रॉन गिनना होगा, बिल्कुल। तो ये भी गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये भी कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया, ये भी कितना हो गया 8, तो ये भी 18 टोटल हो गया ना। यानी ये क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, ये क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, दोनों क्लोरीन क्या हो गए स्टेबल। और ये तब तक स्टेबल रहेंगे जब तक ये दोनों एक साथ रहेंगे, है ना। यानी इन दोनों को अगर ये लोग चाहते हैं कि अपने आप को स्टेबल रखे तो इन दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये निकला तो फिर इसको क्या मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, फिर से ये साथ हो जाएगा, फिर से ये साथ हो जाएगा, दैट मींस अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्लोरीन इसके साथ हमेशा क्या करके रहेगा, जुड़ के रहेगा, है ना। कभी भी मैंने क्या बताया कि एक एटम अकेले नहीं आएगा, वो एटम हमेशा दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद अपने आप को क्या बना लेगा, स्टेबल, और स्टेबल फॉर्म में ही आपको नजर आएगा, ठीक है। अदरवाइज उसके पास एनर्जी रहेगी तो वो क्या करेगा, हमेशा किसी न किसी से जाके जुड़ते रहेगा। अनस्टेबिलिटी का मतलब जब तक कि वो जुड़ा नहीं है, एनर्जी इतनी होती है कि वो जुड़ ही जाएगा, क्लियर है। तो अगर हम प्योर फॉर्म क्लोरीन की बात करेंगे तो हमेशा क्लोरीन किसके साथ आएगा, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करके। याद रखेंगे एक अकेला एटम हमको नहीं मिलेगा, हमेशा बॉन्डिंग के साथ, नहीं दूसरा तो कोई तो अपने वाले के साथ ही नजर आएगा, क्लियर है। तो इसीलिए हमको Cl जो मिलता है वो ऐसा किस फॉर्म में मिलता है, Cl2 के फॉर्म में। H भी सेम कहानी करता है, H2 के फॉर्म में मिलता है, F2 मिलता है, Br2 मिलता है, I2 मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये सब सेम काम करते हैं, जैसे क्लोरीन ने किया वैसे यहाँ पे भी हो रहा होता है। ऑक्सीजन भी सेम काम करता है, नाइट्रोजन भी सेम काम करता है, तो सभी लोग सेम काम करते हैं, ठीक है। जितने भी गैसेस हैं यही करते हैं, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, है ना, वेरी गुड। अब हम इनको एक और नाम देते हैं, इनको हम डाईवैलेंट एटम बोलते हैं। डाईवैलेंट मतलब ध्यान से देखेंगे तो इसके पास दो हैं, ठीक है ना, ये दो नंबर लगे हुए होते हैं, इनको डाईवैलेंट कहते हैं। जबकि मेटल के केस में ऐसा नहीं होता है, मेटल के केस में ऐसा नहीं होता है। मेटल के केस में आपको सोडियम लिखना होगा तो सोडियम ही लिखेंगे आप, ठीक है ना। मैग्नीशियम लिखना होगा तो मैग्नीशियम ही लिखेंगे आप, यहाँ पे दो नहीं लिखते, यहाँ पे दो नहीं लिखते। तो आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों, वो कहानी जैसे क्लोरीन में हो रही थी तो मेटल के अंदर क्यों नहीं हो रही थी, है ना। तो इसका कारण क्या है, इसका सीधा कारण यह है कि मेटल के अंदर, ध्यान दीजिए, मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड नहीं बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। ये कौन सी बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। कोवैलेंट मतलब वो है साझेदारी वाला, कि भैया एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, एक इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, तो वो वाला बॉन्ड ये नहीं बनाते हैं। अब जब वो बॉन्ड बनाते ही नहीं है तो हम लिख ही नहीं सकते। तो इनके अंदर बॉन्ड कौन सा बनता है, तो इनके अंदर या तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड मतलब क्या करेंगे, ये आयनिक मतलब प्लस माइनस वाला, कि मैं अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तुम एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है ना। यानी ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देने का। तो इलेक्ट्रॉन दे के ये आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, मेटल का काम ये है। ध्यान देंगे, मेटल हमेशा क्या करता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी हमेशा देने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। लेकिन ये किसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, किसी नॉन मेटल के साथ, किसी नॉन मेटल के साथ। याद रखेंगे, मेटल आयनिक बॉन्ड किसके साथ बनाता है, नॉन मेटल के साथ। थोड़ा और डिस्क्राइब करूं मैं इसको कि भैया जो मेटल होता है, मेटल मतलब धातु, टोटल कितनी धातुएं हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, 92 धातुएं हैं। तो ये मेटल हमेशा क्या बनाता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन। क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन। लेकिन ये तभी करेगा जब कौन नजर आएगा इसको, नॉन मेटल। कौन नजर आएगा, नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लेना, तभी ये लूज करेगा, ठीक है। और उस कंडीशन में मेटल क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। यानी मेटल, लिख लेंगे इस बात को कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। मेटल नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्लियर हो गया।
लेकिन सर मेटल अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाना चाहे तब, तो देखिए मेटल के साथ क्या बनाता है, मेटालिक बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, मेटालिक बॉन्ड, याद रहना चाहिए, मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड बनाने के कारण ही यहाँ पे हमको Na2 Mg2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तब हम लिखते हैं जब हम क्या बनाएंगे, जब हम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 और 3 तब हम लिखते हैं जब हम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये मेटालिक बॉन्ड यानी धात्विक बंध, तो ये धात्विक बंध बनता है किसके अंदर, मेटल और मेटल के बीच में। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, तो मेटल और मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है और मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड। इसी तरीके से नॉन मेटल की भी कहानी को यहीं पे पकड़ लीजिए, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। सबसे पहली बात, नॉन मेटल मेटल के साथ क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड। अभी जस्ट पढ़ा है हमने, नॉन मेटल मेटल के साथ क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड। और नॉन मेटल मेटल के साथ, सॉरी नॉन मेटल नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल यानी अधातुओं के साथ। अधातुओं की संख्या टोटल कितनी है, तो 20 है। कितनी है, 20 है तो वही है। उसमें से भी 8 क्या है, उसमें से भी 8 क्या है, सॉरी 7, उसमें से भी 7 क्या है, वो नोबल गैसेस है। तो टोटल कितनी बची, 13। ये 13 लोग बसते हैं नॉन मेटल के अंदर। तो ये 13 लोग क्या करते हैं, आपस में कैसा बॉन्ड बनाते हैं, आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आपस में कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखेंगे, अधातुओं के साथ कोवैलेंट बॉन्ड यानी साझेदारी का काम करती है। यानी कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो मेरा है, वह इलेक्ट्रॉन मतलब ये तुम्हारे लिए भी है और तुम्हारा जो है वो मेरा है। मतलब सिंपल इनका फंडा क्या होता है कोवैलेंट के अंदर, कि जो इलेक्ट्रॉन मेरा है वह इलेक्ट्रॉन तुम्हारा है। और इस तरीके से इस फंडे पे जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध कहलाता है। जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और निकाल के किसको दे देता है, नॉन मेटल को। तो इस तरीके से कहानी चलती है। ठीक है, Cl के साथ बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो Cl के साथ, Cl क्या है, नॉन मेटल है, ये Cl भी क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और इसीलिए वहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं Cl2। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल ये देख लिया था, ये वाला पोर्शन, और विस्थापन अभिक्रिया भी समझ लिया था। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी एल्केन आ रहा है, कोई भी एल्केन, जैसे मैंने अभी जस्ट लिया था C2H6 और मैं अब क्लोरीन के साथ करूंगा, तो ध्यान देंगे आप क्लोरीन को हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे, Cl2 के फॉर्म में। तो Cl2 आया तो 100% क्या होगा कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ चला जाएगा और यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ पे चला आएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, C2 अब 6 था तो अब 5 ही बचेगा, क्योंकि एक तो चला गया, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन तो निकल गया ना यहाँ से। अब इसकी जगह पे कौन आ गया, Cl, यानी C2H5Cl। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे 2 Cl था, मतलब Cl2 था, तो यानी Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये Cl तो चला गया, इसके जगह पे कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो दैट मीन्स क्या बना दिया, HCl। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएंगे, देखिए यहाँ पे HCl पहले लिखते हैं जी। ये C2H6 क्या था, इसको लिखना हो तो बड़ा आसान है। बिल्कुल, पहली बात तो ये एल्केन है, बिल्कुल है। कैसे पता चला, सर 2 गुने से 2 अधिक है हाइड्रोजन इसके पास, कार्बन का जितना नंबर है उससे उसके 2 गुने से 2 अधिक है, तो ये एल्केन है ये। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। H लिख दिया, बिल्कुल। अब क्या है, एल्केन है तो N जोड़ देंगे तो एथेन, ये क्या है, एथेन। लेकिन जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, C2H5 हो गया, तो ध्यान देंगे C2H5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एथिल। याद रखेंगे, एथेन है तो एथिल, और फिर क्लोरीन के लिए क्लोराइड, क्या हो गया, क्लोराइड। याद रखेंगे, यानी ये क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। एथेन के साथ क्लोरीन जुड़ेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे उसको, एथिल क्लोराइड। ऐसे ही और देख लीजिए, जैसे मेरे पास क्या आ गया, C4, एक सेकंड रुकेंगे, C4H10 ऐसे आ गया, C4H10। अब C4H10 के अंदर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो देखो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेसमेंट। पहले इसको एक्सप्लोर करो, यानी इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो C 4 बार में जाएगा, 10 हाइड्रोजन है, 200 को लगाओ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी,
यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, जहाँ जहाँ कमी थी हाइड्रोजन आ गया, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। और Br2 है, दैट मीन्स Br का सिंगल बॉन्ड Br के साथ हो गया। अब होगा क्या, तो ये वाला हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। यही होता है, बस इतना ही करना होता है। मोनो हेलो एल्कीन का मतलब इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ कर दो। तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर C है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, लेकिन यहाँ पे क्या गया, Br। और क्या हुआ, जहाँ Br था अब उसके जगह पे कौन चला गया है, H, यानी H सिंगल बॉन्ड Br, क्योंकि देखेंगे तो H भी क्या है, नॉन मेटल ही है, ठीक है, तो HBr बन गया। अब अगर इसका नाम लिखे तो कैसे लिखेंगे, सिंपल, C4H10 का मतलब क्या था, ये इसका नाम बताइए क्या है भाई, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट। मैं इंग्लिश में नाम लिखूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ब्यूट हो गया, लिख दिया। और इसके साथ एल्केन है ये, तो इसका मतलब एन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्डेड है तो ब्यूटेन हो गया। अब यही ब्यूटेन में से हुआ क्या यहाँ पे, सर यहाँ पे C4H10 था, देखिए यहाँ पे 10 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कैंसिल हो गया होगा, 9 बचे होंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, ये ब्यूटिल। बस एन की जगह पे हमको क्या डाल देना है, YL, ब्यूटिल हो गया। और इसके साथ क्या जुड़ गया है, ब्रोमीन, तो हम क्या बोल देंगे, ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या बोल देंगे, ब्यूटीन ब्रोमाइड। और ये क्या बगल में बना है, तो ये बगल में जो बना है ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये क्या बन गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये ब्रोमाइड है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है, बिल्कुल। तो यहाँ से 2 बातें आपको समझनी है, वो पहले समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ आपको मैं यहाँ पे फटाफट करवा दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर हमारे पास CH4 है और ये बाद में क्या बन गया, CH3, और इसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो CH3 मतलब, तो CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, मेथिल, क्या बन गया, मेथिल, ये बन गया आपका मेथिल। और हाइड्रोजन के कारण इसको क्या बोल देंगे, हाइलाइड, मेथिल हाइलाइड, ठीक है। फटाफट देख लेंगे, हाइलाइड मतलब ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, ठीक है ना, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। ऐसे हमारे पास आ गया C2H6, तो अगली बार क्या हो गया, C2H5 हो गया, और इसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी एक कार्बन कम हुआ, तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोल देंगे एथिल, एथिल हाइलाइड, एथिल हाइलाइड, एथिल हाइलाइड, क्लियर है, बिल्कुल, एथिल हाइलाइड बोलेंगे। ऐसे ही C3H8 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और अगर मान लीजिए इसमें से एक सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन हट के वहाँ पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, C4H7, 8 है तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे X, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे, प्रोपेन था तो प्रोपिल बन गया। बस YL, ए यानी हटा के क्या जोड़ देना है, YL, और जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको लिख देंगे, यानी हाइलाइट। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। अब आपको आ गया होगा, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे समझ चुके हैं आप लोग कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर मूव करें, तो यहाँ पे लिखा गया है कि नामकरण, यानी नॉमेनक्लेचर, कैसे हम नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए आप समझ चुके हैं, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए, इस प्रणाली में एल्किल हाइलाइडो को हैलोजन अम्ल का एस्टर माना जाता है। इसका नाम एल्किल समूह से हैलाइडो के नाम जोड़कर किया जाता है। जैसे आपने अभी जस्ट देखा कैसे नामकरण करना है, तो सिंपल वही करना है, ठीक है ना। पहले एल्केन था तो फिर एल्किल बन जाएगा, उसके साथ हाइलाइड, तो एल्किल हाइलाइड हो जाएगा, काम खत्म। जैसे उदाहरण के लिए इसने लिखा है कि यह Cl के आधार से CH3Cl, इस प्रकार CH3Cl क्या बोला जाएगा। देखिए, एक कार्बन है तो मेथेन होता, अगर नॉर्मली ये क्या है, ये कहाँ से है, CH4 होता तो मेथेन होता, लेकिन अब CH3 है तो मेथिल, और उसके साथ Cl जुड़ा गया है तो क्लोराइड। C2H5Br मतलब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो इसलिए क्या होगा, एथेन होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है 5, मतलब यहाँ पे 2 गुने से कम, 2 गुना कर रहा हूँ मैं, तो 2 अधिक होना चाहिए, एक ही अधिक है, मतलब C2H5 है, तो मतलब ऐसे समझो क्या है, C2H6 होता तब एथेन बोलते, लेकिन C2H5 है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको एथिल बोलेंगे। और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ऐसे C2H5 I हो गया तो एथिल आयोडाइड। क्लियर है, बिल्कुल। अब आता है आईपीएससी प्रणाली। तो आईपीएससी प्रणाली का काम ही क्या है, आईपीएससी प्रणाली का काम ही तो यही है, नामकरण करना। आईपीएससी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस प्रणाली के अनुसार इनका नामकरण इनके संगत हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया जाता है। नामकरण के नियम निम्नलिखित हैं। अभी देखिए इन्होंने क्या क्या नियम दिए हैं। तो देखिएगा क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि पहला काम आपको ये करना है कि यौगिक के संरचना सूत्र में उपस्थित सबसे लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़ा हो। इस श्रृंखला के संगत एल्केन को मूल एल्केन मानते हैं। पहले हम रूल बता दे रहे हैं, फिर आपको समझ में आते जाएगा बारी बारी। फिर लिखा है सीधी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन उस सिरे से आरंभ करते हैं जिस ओर से हाइड्रोजन कार्बन के नजदीक होता है। तो बेसिक आइडिया आपको आईपीएससी का दे रहा है। अब दो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों ऑप्शन को पकड़िएगा और नामकरण करने के लिए हम सिखा रहे हैं आपको। टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मोनो हेलो एल्केन के नामकरण कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहला सूत्र क्या होगा। मान लीजिए अगर ये सूत्र है तो कैसे नामकरण लिखेंगे। तो सामान्य नाम इनका क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना, मेथिल क्लोराइड। लेकिन आईपीएससी के अनुसार इसका क्या नाम बन गया, मोनोक्लोरोमेथेन। ऐसे ही देखेंगे ये क्या था आपका, एथिल ब्रोमाइड था, लेकिन इसको हम लोग क्या बोला, मोनो ब्रोमोएथेन, यहाँ पे ब्रोमो होगा। फिर इसी तरीके से CH3CH2I है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एथिल आयोडाइड हो गया। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग आईपीएससी के नाम में मोनो आयोडोएथेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऐसे ही इसको हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है आपका CH3CH2 दैट मीन्स ये क्या है आपका, ये आपका है C3H7I दैट मीन्स इसको क्या बोला इन्होंने, इसको इन्होंने बोला N प्रोपिल आयोडाइड, जबकि आईपीएससी ने क्या बोला 1 आयोडोप्रोपेन। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, 1 आयोडोप्रोपेन। वैसे इस वाले को देख लीजिए, इस वाले को अगर हम देखें तो क्या लिखा गया है, इस वाले कंडीशन में CH3 है, फिर यहाँ पे CH लगा है, फिर CI लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको बोला गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड, जबकि इसको क्या बोला गया 2 क्लोरोप्रोपेन। नॉर्मली इसका नाम समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सिंपल बेसिस पे काम करना है। देखिए अगर आपको क्या मिल रहा है, आईपीएससी के अनुसार नामकरण करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो कैसे नामकरण करेंगे, किसका, मोनो हेलो एल्केन का। तो बहुत सिंपल तरीका है। तरीका क्या है सर वो बताइए। तरीका ये है, मान लीजिए कि मेरे पास कार्बन है। अब देखिए मैं हाइड्रोजन को तो नहीं लिखूंगा, हाइड्रोजन आप समझ लेंगे, ठीक है, यानी बाकी जगह पे हाइड्रोजन है। अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया क्लोरीन, तो अगर कोई लोचा नहीं है, देखिए यही मेरा क्या है, यही मेरा सिंपल पेरेंट कार्बन चेन है। पेरेंट कार्बन चेन मतलब कि कोई भी इसमें कार्बन जो है सीधा आया हुआ है, हर कार्बन इसमें क्या है, सीधा है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो चेन बन रही है वो हमारी क्या बनेगी, वो हमारी पेरेंट कार्बन चेन, यानी सबसे लंबी श्रृंखला यही है। चलो सपोज कर लो अगर ऐसे हम दे रख रहे हैं, यहाँ पे फिर Cl है, अब मैंने यहाँ भी कार्बन डाल दिया, यहाँ भी कार्बन डाल दिया। अब मैं अगर बोलूं तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन होगी सर, या तो मैं देखिए, या तो मैं ऐसे चला जाऊं, एक श्रृंखला तो ये भी बन रही है। श्रृंखला मतलब एक एंड से पकड़ो और दूसरे एंड तक चले जाओ, बीच में कहीं भी क्या ना हो, अवरोध ना हो। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे तो दूसरा मेरे पास ये हो गया। तीसरा भी मैं श्रृंखला यहां से बना सकता हूं, और वो श्रृंखला क्या है, ये वाली, ठीक है। चौथा भी मैं बना सकता हूं। चौथा क्या बना सकता हूं, ऐसे जाऊं और यहीं से मैं सरक के इधर जा सकता हूं, ठीक है। कई सारे बना सकता हूं मैं, ठीक है। अब थोड़ी बात समझिएगा, इसमें मेन कौन सा होगा, तो मेन हमारा कौन होगा, मेन वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाए जा रहे हैं। अगर मैं इस रेड वाले को पकड़ूं तो रेड वाले के अंदर 1 2 3 4 5, देखिए क्लोरीन का C नहीं गिना जाता है, तो 5 कार्बन है रेड वाले में। इन रेड वाले में कितने आ रहे हैं, 5। ऐसे ही अगर हम ब्लू वाले में देखें तो ब्लू वाला है 1 2 3 4 5, इसमें भी कितना है, 5 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम फिर कौन सा देखेंगे, अब उसके बाद हम अगर ये वाला बैगनी वाला जो है उसको देखा जाए तो 1 2 3 4, इस वाले में कितना है, बैगनी वाले में कितना है, 4 है। ये रेड नहीं था, सॉरी, ये क्या था, ब्लू था, ब्लू वाले में भी 5 है, ये ब्लू है एक्चुअल में, ये बैगनी है, ठीक है ना, इंडिगो बोल सकते हैं हम लोग। चलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद फिर मेरे पास कौन था, अब तो कोई था नहीं, अब और भी कोई है नहीं, अब तो कोई नहीं है सर, ब्लैक वाला है। ब्लैक वाले में देखेंगे तो ब्लैक वाले में 1 2
3 4 4 है, यानी ब्लैक वाले में अगर देखा जाए तो 4 है। कंडीशन ये होती है कि हमेशा उसको लेना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में पाए जा रहे हैं? एक तो रेड वाले में, दूसरे ब्लू वाले में। तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, है ना। अब रेड और ब्लू वाले को पकड़ो। देखो, पेरेंट कार्बन चेन चूज करते हुए वक्त ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें उसको पकड़ना है, और दूसरा पेरेंट कार्बन चेन के अंदर हमारा जो क्लोरीन है वो आ जाए। हमारा जो क्लोरीन है वो क्या होना चाहिए? आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर हमारे लिए क्या है? दिक्कत है, तब हमारा पेरेंट कार्बन चेन सही नहीं है। तो या तो रेड वाले ले लो या तो ब्लू वाले ले लो। अब रेड वाले को पकड़ोगे तो भी क्या आ रहा है? 5 कार्बन और क्लोरीन आ रहा है। देखो, यहीं तक ये चैन ही बनेगी, ये क्लोरीन हमारा चैन से बाहर रहेगा, क्योंकि ये कार्बन है नहीं ना, कार्बन को ही हम काउंट करते हैं। तो हमारे चैन के अंदर हमेशा कौन रहेगा? कार्बन। हाँ, ये रहे कि जो क्लोरीन है वो उस कार्बन से क्या हो? कनेक्टेड हो। ठीक है, रूल यही था, यानी हाइड्रोजन बस इसके अंदर समाहित हो जाए। तो उस अनुसार हम देखें तो रेड वाला भी और ब्लैक वाला भी, ब्लू वाला, दोनों क्या है? सटीक है। या तो एक कार्बन को इसको छोड़ दो या तो इसको पकड़ो, लेकिन हमेशा हमारे पास क्या आ रहा है? 5 कार्बन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इस चैन को ले लूं तो भी हमारे पास कितने कार्बन छूट जाएंगे? एक ये वाला और एक ये वाला छूट जाएंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। पेरेंट कार्बन चेन में हमेशा याद रखना कंटिन्यूअस है, यानी इस एंड से चलना है तो दूसरे एंड तक हम पहुंच जाए, बीच में कोई अवरोध ना हो। अब अगर हम इसको और इसको पकड़ने चले जाएंगे तो फिर हम चैन को कंटिन्यूअस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, पूरी कहानी आप लोग जानते हैं। अब हम चलते हैं कहानी पे कि नाम कैसे लिखते हैं। तो नाम लिखने का तरीका बहुत सिंपल है भाई। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? Cl। ठीक है, ये देखो वो विस्थापन करने के बाद आया है। अब नाम कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, नाम कैसे लिखेंगे? तो हमारे अनुसार कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। तो ये नॉर्मली क्या होते हैं? एथेन होते हैं। क्या होते हैं? एथीन। लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, उसी के जब क्लोरीन आया है, तो ये क्या है? एथिल है। एथिल, और इसके साथ क्लोरीन जोड़ दिया तो क्या बन गया? क्लोराइड। तो एथीन क्लोराइड हो गया। अच्छा, लेकिन आईयूपीएसी कहती है कि इसका नाम ऐसे नहीं लिखना है। इसका नाम कैसे लिखना है? इसका नाम देखो, अगर क्लोरीन मेरा पहले नंबर पे आ रहा है, क्लोरीन कहाँ पे आ रहा है? पहले नंबर पे। तो अगर क्लोरीन पहले नंबर पे आ रहा है तो पहले लिख दो मोनो। क्या लिख दो? मोनो। लिख दिया मोनो। अच्छा, अब मोनो लिख दिया, उसके बाद फिर क्या करो? कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 3। तो 3 के पहले इस क्लोरीन को पहले आगे लिखो, क्योंकि क्लोरीन हमारे लिए क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो मोनो, और क्लोरीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? क्लोरो। देखिए, जब आगे लिखेंगे तो क्लोरो लिखेंगे, पीछे लिखेंगे तो क्लोराइड। आगे लिखेंगे तो क्लोरो और पीछे लिखेंगे तो क्लोराइड। तो मोनो क्लोरो। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3। तो 3 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? प्रोप होगा ना, सॉरी, यहाँ पे 3 कार्बन था तो प्रोप होगा, यहाँ पे माई मिस्टेक, प्रोप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मोनोक्लोरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोप। सब सिंगल बॉन्डेड है, एन जोड़ दो, खत्म। तो मोनोक्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही और देख लीजिए, ऐसे ही और देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ पे क्या लग गया है? ब्रोमीन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 4। और इसमें कोई दुविधा है नहीं। इसका नाम अगर हम नॉर्मली लिखते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन, अगर सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा है। लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन आ गया तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटिल ब्रोमाइड बोलते। लेकिन आईपीएसी के अनुसार क्या बोलेंगे? तो आईपीएसी कहती है सबसे पहले तो ये देखो कि पहले नंबर पे कि दूसरे नंबर पे? सर पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पे तो सबसे पहले लिख दो मोनो। एक कार्बन पे मतलब एक हाइड्रोजन अगर आ रहा है तो मोनो ही होगा, मोनो हेलो एल्केन। तो बस वही हो रहा है, मोनो। अब हेलो डालो, हेलो मतलब उस हेलोजन को डालो। तो हेलोजन कौन है यहाँ पे? ब्रोमीन है, तो यानी ब्रोमो। तो क्या हो गया? मोनो फिर ब्रोमो। अब एल्केन, मतलब 1 2 3 4 का मतलब क्या हो गया? ब्यूट। तो इसका मतलब ब्यूटेन, खत्म। देखिए क्या बन रहा है? मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। सबसे पहले मोनो लिखोगे, हेलो मतलब हेलोजन को लिखोगे, और फिर ब्यूटेन मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम उस अनुसार ब्यूटेन नाम लिख दिए। ऐसे एक आध नाम और देख लीजिए। जैसे मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया C5H11, तो यहाँ पे हमको दे दिया I। अब मैं डायरेक्ट इसका नाम लिख दूंगा, बिल्कुल तोड़ने ओड़ने की जरूरत नहीं है। C5 है, H11 है, आयोडाइड है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? मोनो। लिख दिया मोनो, बिल्कुल मोनो लिख दिया।
अब उसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, लेकिन उससे पहले हेलो लिखो ना सर। हेलोजन, हेलोजन कौन सा है, आयोडीन है, तो आयोडीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आयोडो। क्या लिखोगे, आयोडो। हेलो है मतलब आयोडो। और कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 5, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, पेंटेन। खत्म। तो इस तरीके से आईपीएससी का नाम डालेंगे, मोनो आयोडो पेंटेन। अब आपके मन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम का हम यहाँ पे निवारण करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, सर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये नाम कैसे चेंज हो गया, है ना। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने नंबरिंग का प्रोसीजर नहीं रखा है, लेकिन अब हम किसका प्रोसीजर डालेंगे, नंबरिंग का। ओके, चलिए अब इसमें नंबरिंग का प्रोसीजर क्या होता है कि नंबरिंग कैसे कर रहे हैं। देखिए इसमें नंबरिंग करने का कारण क्या बना। अभी तक आप क्या कर रहे हो, ध्यान से समझना क्यों नंबरिंग करना जरूरी है। अभी तक आप ये कर रहे हो कि हमेशा साइड वाले एक हाइड्रोजन को हटा दे रहे हो। जैसे हो क्या रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा था, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा था, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा था, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। आपको क्या करना है, बस एक हाइड्रोजन को हटाना है। मान लीजिए यहाँ पे Cl2 है तो एक हाइड्रोजन को हटाना है। आप क्या कर रहे हो, बस शुरुआत वाले हाइड्रोजन को हटा दे रहे हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन को हटा दे, या ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ का जो क्लोरीन है इस वाले हाइड्रोजन को हटाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्लोरीन है, सॉरी ये वाला जो क्लोरीन है इस वाले को हटा दे, या ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो क्लोरीन है जाके इस वाले को हटा दे, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्लोरीन है इसको भी डिस्प्लेस कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि ये क्लोरीन इस वाले को डिस्प्लेस कर दे। हर बार आगे का ही नहीं करेगा। तो जब तक ये आगे का कर रहा है तब तक तो हम सीधा सीधा कर देते हैं, लेकिन सपोज कर लो अगर ये कहीं और जाके कर रहा है, यानी किसी और पोजीशन पे कर रहा है, तो हमको नंबरिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो हमको ये दिखाना पड़ता है कि इस पोजीशन पे छूटा हुआ है। आई बात समझ में। दैट मीन्स सिंपल बेसिस पे तो काम चल जाएगा, सिंपल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आगे का हमेशा है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस आगे के अलावा कहीं भी जा रहा है तब उस कंडीशन में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी हाइड्रोजन। हम क्या चाहते हैं इसमें, I2 को जोड़ना। I2 मतलब एक को, दोनों को नहीं। तो यहाँ से एक आयोडीन निकल के जानते हैं कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा सर CH H H फिर C फिर H फिर H फिर C, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या बन जाएगा I। क्या हो जाएगा I यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे C और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ से एक H इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा HI। 2 I था तो एक I तो चला आया और यहाँ से एक H इसके पास आ गया, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। अब 100% यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन क्या है, ये है। तो अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हाइड्रोजन हमारा पहले आ जाए। पेरेंट कार्बन चेन तो मेरी यही है, यही है पेरेंट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करोगे तो उधर से नंबरिंग करोगे जिधर से हाइड्रोजन पहले आ जाए। तो अगर मैं इधर से करूंगा तो 1 2 और यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 4, तो इधर से 3 पे आ रहा है। जबकि अगर मैं इधर से करूँ तो 1 2 3 4, यानी इधर से कितने पे आ रहा है 2 पे, तो हम कौन सा लेंगे 2, यानी दूसरे वाले कार्बन पे आ रहा है तो दूसरे वाले कार्बन को लेंगे, यानी इधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, नंबरिंग हम करने जा रहे हैं ऊपर से, मतलब दैट मीन्स इधर से। तो 1 2 3 4। अब मैं अगर इसका नाम लिखूं तो क्या लिखूंगा, सिंपल है सर, आपको क्या लिखना है, मोनो हेलो एल्केन, यही है ना। तो मोनो हेलो एल्केन, तो सबसे पहले आप क्या लिख लो मोनो, लेकिन इससे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको नंबरिंग दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप नंबरिंग लिख लो 2, फिर क्या लिखो मोनो, क्या लिख दो मोनो, फिर कौन चीज है, कौन हाइड्रोजन है, मोनो के बाद हेलो आता है ना, हेलो मतलब कौन सा हाइड्रोजन है, आयोडीन, आयोडीन के लिए आयोडो, आयोडो। और फिर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ब्यूटेन, बस सिंगल बॉन्डेड है सब, ब्यूटेन, खत्म। तो 3 मोनो आइडो ब्यूटेन, तो सॉरी 2 मोनो आइडो ब्यूटेन। इस तरीके से नाम हम करेंगे, नामकरण करेंगे। आईपीएससी इस तरीके से मानती है, ठीक है। ऐसे ही और देख लीजिएगा, ऐसे यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे हमारा
यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे मेरा क्या लगा है Cl, यहाँ पे क्या लग गया है Cl। एक ही हाइड्रोजन होने वाला है तो बस एक ही आएगा, ये नहीं कि हर जगह पे आ जाएगा, एक ही जगह पे आएगा। यहाँ पे आ गया तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल नंबरिंग करनी पड़ेगी। किधर से आ रहा है, किधर से करेंगे, इधर से, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। क्यों नहीं इधर से किया, क्योंकि अगर हम इधर से करते तो इधर से क्या होता, देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 5, यानी 4 नंबर पे हमको क्लोरीन मिलता है। लेकिन इधर से जब हम कर रहे हैं तो कितने मिल रहा है, 2 पे। तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला सही मानेंगे, ये वाला नहीं सही मानेंगे। अब इसका नामकरण करेंगे तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। नामकरण करिए, आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सर। 2 पे हमको मिल रहा है, कौन मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है मोनो। कौन मिल रहा है, मोनो। एक ठो बूडो है, कौन मोनो है, हेलो मतलब क्लोरो, क्लोरो है, एक ठो क्लोरो है। 2 पे हमको एक क्लोरो, मोनो का मतलब एक क्लोरो। और कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 5, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्लियर है, तो इस तरीके से आप नामकरण करेंगे। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो आपके मन में फिर एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये कैसे आ रहा है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये जो है आपको कॉमन नेम के अंदर दिखाया गया है, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो इसके लिए हम लोग कॉमन नेम की एक सीरीज लेके आएंगे जहाँ पे आपको समझा देंगे। अदरवाइज नॉर्मल तरीके से आपको आगे दिखा देंगे। अच्छा, एक हम मन में डाउट आ रहा होगा कई लोगों के कि मान लीजिए सर यहाँ पे सी 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 सी, यहाँ पे सी है, मतलब 6 कार्बन की एक पैरेंट कार्बन चेन है। तो हो सकता है सर, मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे Cl आ गया और यहाँ पे Br आ गया, तब हम कैसे नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी हम पढ़ रहे हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब यहाँ पे लिखा है मोनो, मोनो मतलब एक, केवल एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। यहाँ पे तो आपने देखिए 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन कहाँ आएंगे, आएंगे ही नहीं। मोनो हेलो एल्केन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। आई थिंक कहानी क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पास आता है समावयवता, यानी इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये सभी लोग 11th के अंदर पढ़े होंगे। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म मतलब सेम, देखिए आइसोमेरिज्म मैं पहले समझाता हूँ क्योंकि आइसोमेरिज्म जरूरी है समझना, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो आइसोमेरिज्म समझते हैं पहले क्या होता है। आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको 2 ऐसे कंपाउंड मिलेंगे, 2 कंपाउंड मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब अणुसूत्र, अणुसूत्र, अणुसूत्र क्या होगा उनका, सेम होगा। जैसे मैं आपके सामने अगर रख दूं यहाँ पे C2H5Cl, C2H5Cl, तो C2H5Cl एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसके कई सारे कंपाउंड बन सकते हैं, यहाँ से कई सारे कंपाउंड बन सकते हैं। दैट मीन्स पहली बात तो ये समझिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, संरचना क्या रहेगा, अलग। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग होगा, विषम होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं और इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब वो घटना जिसमें 2 मॉलिक्यूलर फार्मूले, मतलब 2 कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनकी संरचना क्या है, अलग अलग है। तो इस घटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये दोनों कंपाउंड यानी 1 और 2 क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। आई बात समझ में, इसी घटना को आइसोमेरिज्म या समावयवता कहते हैं। फिर से 2 कंपाउंड, 2 यौगिक, जिनके मतलब 2 यौगिक है जिनका अणुसूत्र क्या है, सेम है, लेकिन संरचना क्या है, विषम। क्लियर है, चलिए इस चीज को हम और समझाते हैं। जैसे C2H5O, ठीक है, C2H5O है, तो अगर हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर तो 2 तरीके से बन सकता है। कितने तरीके से, 2। जैसे एक तरीका तो ये है हमारे पास कि C2H5 है तो एक C फिर O फिर C, ऐसे बाकी जगहों पे आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे सॉरी C2H5 नहीं होगा, C2H6 होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो एक तरीका ये हो गया
दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो गया, C, फिर यहाँ पे फिर दूसरा वाला C, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ध्यान देंगे, फिर यहाँ भी अगर थोड़ा सा भी बेसिक आपको आता होगा तो आप पकड़ लेंगे। तो ये क्या बन गया आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी समझिए, ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। कैसे, ध्यान से देखिए, तो इसके अंदर क्या आ चुका है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं ईथर, और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होती है, अलग। जबकि यहाँ पे देखेंगे OH मतलब एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल। तो ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यानी एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप है और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। इसके कारण इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इसका नाम कुछ और होगा, इसका भी कुछ नाम और होगा। जैसे इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसका नाम भी अलग अलग होगा। जैसे इसका अगर हम नामकरण करें, देखिए यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है और यहाँ पे ईथर है। तो सबसे पहले इसका अगर हम नामकरण करें तो इसका नामकरण करेंगे तो इसका नाम होगा इस यौगिक का मेथॉक्सीमेथेन। क्या बोलेंगे इसको, मेथॉक्सीमेथेन, मेथॉक्सीमेथेन, इसको बोलते हैं हम लोग मेथॉक्सीमेथेन। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 2 कार्बन है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एथेन और नॉल, यानी एथेनॉल, एथेनॉल। देखिए दोनों एक ही फॉर्मूले से बने हैं, C2H6O से, लेकिन ये क्या बन गया आपका मेथॉक्सीमेथेन और ये क्या बन गया आपका एथेनॉल। तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि इनकी संरचना क्या है, अलग अलग है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म कई सारे प्रकार का होता है, इन्हीं प्रकारों की हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। तो इस घटना को यहाँ तक समझ के रखिए, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स। कोई भी डाउट हो तो फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके।